दोस्तों, विवेक द वे ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। विवेक द वे ऑफ सक्सेस का यूट्यूब चैनल आपके लिए सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन, जितने भी आज तक पेपर आते हैं, एग्ज़ाम आते हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन साथ साथ हम स्टडी भी कराते हैं और आप ऑनलाइन और ऑफलाइन हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़ना है तो आप लोग हमको मैसेज कर सकते हैं और उस मैसेज में जितनी सारी बातें आपकी रहेंगी, जितनी आपकी इंक्वायरी रहेंगी, हम उन सब के आंसर देते हैं। आप हमारा प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, आपको सब तरह आंसर मिलेंगे। आजकल CSIR SO और ASO के एग्ज़ाम चल रहे हैं और बहुत दिन से इसमें लगभग शायद 8 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हुए हैं, तो बहुत सारे इसमें पेपर आ रहे थे। तो इसमें कुछ पेपर ऐसे आ रहे हैं जो बहुत ही मतलब ईज़ी गोइंग है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो अभी नए नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं या नई 12th पास करके गए, उनको थोड़ा कई सारी चीज़ें टफ़ लग रही हैं। कई लोगों के लिए बहुत आसान है, कई लोगों को बहुत टफ़ है। और जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं उसमें वो कुछ टफ़ आ रहे हैं, कुछ मॉडरेट आ रहे हैं, पर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो ये पेपर आजकल मैक्सिमम ऐसे देखे जा रहे हैं। अगर आप IB का पेपर देखो, उसमें आपको ये सब चीज़ें नज़र आएंगी और ये इस वाले पेपर में आपको इस तरह की चीज़ें दिखाई देंगी। किसी को टफ़ लगेगा, किसी को ईजी लगेगा, कुल मिला के आपको पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनोगे और जो बातें आपको बताऊँगा वो भी आप ध्यान से सुनोगे, जिससे क्या है आपके आगे के एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि जो ये क्वेश्चन बनाए गए ये बहुत काम के हैं, तो CSIR SO ASO से रिलेटेड जितने टॉपिक हैं, पेपर 1 पेपर 2, मैं दोनों के लिए आपके लिए पेपर बनाऊंगा। इसके बाद मैं मैनेजमेंट के क्वेश्चन बनाऊंगा। मैनेजमेंट के लेके जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन बनाऊंगा। और लेकिन आपका फीडबैक चाहिए, फीडबैक रहेगा तो मैं पक्का आपके लिए आगे बहुत जल्द, मतलब कल इवनिंग तक आपको दूसरा पेपर मिल जाएगा, जिसमें लगभग 30 क्वेश्चन होंगे, 30 से 35 क्वेश्चन होंगे। और अगर आपको सपोर्ट मिलता रहा तो मैं आगे भी क्या लगभग 50 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन तक लेके जाऊंगा उसको। ठीक है, तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है पॉलिटी का क्वेश्चन है। और जो मैंने एक क्वेश्चन बनाया ये क्या है, शुरुआत से यानी पॉलिटी की स्टार्टिंग से बनाई है। सबसे पहले एक्ट आते हैं, आपको पता ही है कि जब ब्रिटिश भारत में आए थे 1600 में, उसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट शुरू हो गया था। उस एक्ट के बाद से लेके फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद हम चीज़ें आगे बढ़ते हैं, वो सब चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं और फिर हमारे आर्टिकल शुरू होते हैं। तो वहाँ तक मैं आऊँगा, लेकिन आप लोगों का साथ चाहिए तभी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंट्स का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? कहने मतलब है जो बंगाल का गवर्नर और बंगाल था, ठीक है, शुरुआत में वॉरेन हेस्टिंग। उससे पहले जब ब्रिटिशर्स जो भारत में रह रहे थे, वो लोग भी क्या गवर्नर डेप्यूटी गवर्नर के पद पर रहते थे। देखिए इस क्वेश्चन के अनुसार सीधा सीधा क्या है, वो ये कह रहा है कि किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो उसके अनुसार जो हमारा आंसर आएगा इसमें, उसमें आएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, क्योंकि पहली बार वॉरेन हेस्टिंग जब यहाँ पर आया था तो उस समय क्या है, बंगाल का गवर्नर बन के आया था, जो क्या है ब्रिटेन की महारानी को रिप्रेजेंट करता था। तो क्योंकि जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर यहाँ पर थे, वो बड़ी मात्रा में धांधली कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन वहाँ तक नहीं जा रही थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए पहली बार 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। तो जो ये रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 में आया था, उसके बाद हर 10-10 साल में, और फिर 1793 के बाद से चार्टर एक्ट शुरू होते हैं और उसके बाद 1853 तक चार्टर एक्ट चलते रहते हैं। तो इसमें जो अगला ऑप्शन है 1813, 1833, 1861, इस एक्ट के अंदर भी बहुत सारी बातें होंगी, उनको लेके मैं आगे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसमें। लेकिन बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बनाया गया था, वो हमारा आंसर इसमें ये आएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट कब खोला गया था? तो बेसिकली जो ये सुप्रीम कोर्ट खोला गया था भारत में, ये खोला गया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ पर कर्मचारी पहले से थे, यानी रेगुलेटिंग एक्ट के आने से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ ऑफिसर थे, अगर वो कुछ जाति करते थे, कोई परेशानी करते थे या राजाओं को परेशान करते थे, तो उनके खिलाफ कोई अपील नहीं कर सकता था। यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो ये सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है ना, यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल करने के लिए कोई संस्था नहीं थी। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो बड़ा ऑफिसर होगा वो ब्रिटेन का होगा, उसके नीचे काम करने वाला उनका कुक होगा या सैनिक होगा या सेनापति होगा, वो लोग अपील नहीं कर सकते। अगर अपील करेंगे तो कहाँ जाएंगे अपील करने के लिए? वो लंदन जाएंगे। तो इंडिया से लंदन जाने में जो समय लगता था, जिस कारण के कई लोग उसमें अपील ही नहीं करते थे और आराम से क्या है
जो बड़े बड़े ऑफिसर थे वो मजे उड़ाते थे। तो इन सब, ये मतलब बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको इसमें। तो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट लाया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में पहली बार 1774 में हुई थी। और ये सुप्रीम कोर्ट किसके लिए था? केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के लिए था। यानी कि भारत में उसमें राजशाही थी, राजा लोग थे, तो राजा लोगों को इस कोर्ट से कोई मतलब नहीं था। यानी ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ के राजा जो थे, रियासत के जो मालिक थे, वो लोग इन कोर्ट की बात सुनेंगे और उसके बाद उनके खिलाफ डिसीजन दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं था। ये जो कोर्ट था सुप्रीम कोर्ट, ये केवल कलकत्ता में खोला गया था 1774 में, ठीक है ना। और पहला सुप्रीम कोर्ट माना जाता है कलकत्ता का। क्या आपने सुना भी होगा कि भारत की जो पहली राजधानी कलकत्ता थी, बाद में क्या दिल्ली आई थी, तो इसलिए क्या कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट है। आज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली राजधानी है। तो आप समझ रहे होंगे लिंक के बारे में। आगे बढ़ते हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है ना। तो जो ये 1774 का सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, इसका चीफ जस्टिस कौन था? उसमें चीफ जस्टिस कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट, उसमें आता है एलिजा इम्पे का नाम आता है, ठीक है ना। एलिजा इम्पे कहते हैं पहले चीफ जस्टिस थे, ठीक है ना। तो उसमें एलिजा इम्पे के साथ 3 जज और थे, हाइड, लेमेंस्टर और अलेक्जेंडर, ठीक है। ये 3 उस समय क्या थे? जज थे, जो अन्य जज के साथ काम करते थे, ठीक है। एक हाइड था, एक चैम्बर था, एक लेमेंस्टर था, ठीक है। इसमें जो मैंने अलेक्जेंडर बोला, अलेक्जेंडर नहीं था, ठीक है। 3 वो थे, 3+1, 3 मतलब तो जैसा आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, प्लस जो हमारे 32 जजेस हैं, ऐसे उसमें एक एलिजा इम्पे जो था वो क्या था? चीफ जस्टिस था। बाकी जो 3 थे वो अदर जज थे। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंधित किया गया था? यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, वो लोगों को खुद, जैसे हमारे यहाँ पर MR होते हैं ना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं? वो लोग डॉक्टर्स को गिफ्ट देते हैं कि आप हमारी कंपनी की दवाई को लिखो वगैरह वगैरह, तो गिफ्ट देते थे उसमें, मतलब अपनी बात को रखने के लिए या फिर अपने काम करवाने के लिए गिफ्ट देने की परंपरा थी। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि जिससे क्या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किससे हो जाए, ब्रिटेन की महारानी से हुए, उन्होंने कहा गिफ्ट को बैन कर दिया गया। तो गिफ्ट को पहली बार जो बैन किया गया था वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से किया गया था। यानी जब वॉरेन हेस्टिंग भारत में पहली बार आया था तो उसने क्या किया था, इसको यानी गिफ्ट लेने पर तुरंत बैन लगा दिया था। उसने गिफ्ट सबसे पहले बंद किया जाए, यानी एक प्रकार की रिश्वत जिसे बोलते हैं। गिफ्ट का रूप तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। VTS हमारे संस्थान का नाम है, विवेक द वे ऑफ सक्सेस। तो आप इसको क्या है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, अगर कोई क्वेश्चन, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको लगता है कि अच्छी बातें बताई जा रही हैं, इस पर काम आएगा पेपर में। आगे बढ़ते हैं। किस एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा दी गई थी? ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन है UPSC में कई बार पूछा गया, उत्तर प्रदेश PCA में पूछा गया है। आप किसी भी एग्जाम चलो, ऐसे क्वेश्चन आते ही आते इस सेक्शन से। तो सीधा सीधा क्या है, भारत में पहली बार ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा कब दी गई थी? 1813 के एक्ट में दी गई। 1813 में चार्टर एक्ट शुरू हो गए थे, ठीक है। 1813 से क्या हो गया था? चार्टर एक्ट शुरू हो गए थे। तो किस एक्ट द्वारा भारत में ईसाई मिशनरी, जो ईसाई थे भारत में धर्म प्रचार के लिए आगे देनी, ऑफिशियली जिसे बोलते हैं ना, इसलिए क्वेश्चन बनता है, धर्म प्रचार की आज्ञा दी गई थी। यानी जो इस क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग होंगे वो यहाँ पर आएंगे, अपने रिलीजियस को प्रमोट करेंगे, उसको प्रोरोगेशन करेंगे, ये सब चीज़ें क्या है 1813 के चार्टर एक्ट में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की प्रावधान किया गया था, या 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ब्रिटिशर्स हमारे देश में आके इंडियन की एजुकेशन पे खर्च करने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए एक क्वेश्चन बनता है। इसका आंसर भी क्या है? 1813 का चार्टर एक्ट होगा। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया था? पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी। ये जो भारतीयों की शिक्षा की बात करते हैं और खर्च करने की बात करते हैं, ये भारतीय वो लोग थे जो रॉयल फैमिली के थे, ठीक है ना। यहाँ पर एक आती है डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी आती है, ठीक है ना। हिंदी में से निस्यंदन का सिद्धांत कहते हैं। तो डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब है एजुकेशन उन लोगों को मिलेगी जो ठीक ठाक फैमिली बैकग्राउंड के होंगे। आज भी हमारे देश में इस सिस्टम देखा जाता है। अगर आपको किसी अच्छे स्कूल में पढ़ना है तो सरकारी स्कूल अच्छे नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो फिनोमिना है वो यही है कि सरकारी स्कूल अच्छे नहीं होते हैं, और इसलिए हमें क्या प्राइवेट कम स्कूल में जाना, वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो बिल्कुल यहाँ पर यही शिक्षा वही ग्रहण करेगा जिसमें पैसा होगा। गरीब लोगों के खिलाफ कुछ नहीं था, गरीब लोगों के लिए किसी प्रकार की ब्रिटिश ने शिक्षा की व्यवस्था नहीं की थी। अगला है, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को, जो अभी पढ़ा था ना मैंने 1773 के रेगुलेटरी एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी, जो तीसरी प्रेसिडेंसी कौन थी? बम्बई और हमारी इधर से मद्रास, वो 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी? बंगाल,
बॉम्बे और मद्रास। अब इस वाले में क्या है, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी जो बंगाल का गवर्नर था वो धीरे धीरे इतना पावरफुल हो गया कि ऑल ओवर इंडिया में जहाँ जहाँ ब्रिटिश की कंपनी थी उन सबको रेगुलेट करने वाला एकमात्र गवर्नर जनरल होगा, जिसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बोलेंगे। ये किस अधिनियम द्वारा हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन है। बंगाल के गवर्नर को किस एक्ट के द्वारा पहली बार संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? आंसर आता है 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 7 आंसर का क्या होगा, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है ना, इसमें 3 नाम है, डर्बी, पामस्टन और कैनिंग का नाम है। तो जिन्होंने अच्छे से पॉलिटी पढ़ी उन्हें पता है कैनिंग एक प्रकार गवर्नर जनरल था, वो किस कहीं भी क्या है प्रधानमंत्री जैसी भूमिका में नहीं आता है। डर्बी और पामस्टन का नाम आता है। तो जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो क्योंकि ब्रिटिश का जो प्राइम मिनिस्टर होगा, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर होगा, उसे पता है कि उसके लोग पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर एक प्रकार का ट्रेडर्स की भूमिका निभा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। तो एक प्रकार से प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है, उसका कंट्रोल है अपने देश के व्यापार पर। तो जब 1857 की भारत में क्रांति हुई थी तो ऐसी कंडीशन में पामस्टन क्या फेल हो गया था। ठीक है ना, इसलिए पामस्टन को हटा के बारे में डर्बी लाया गया था। तो उस समय जो था हमारे देश का कौन, उस समय कौन था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री? पामस्टन था। ठीक है ना, अगर आपको दिख नहीं रहा तो आप उसको देख सकते हो, इसमें पामस्टन का नाम आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए सिफारिश के स्थान पर प्रतियोगिता परीक्षाओं का आरंभ कब किया था? यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी कर्मचारी थे, तो आपको बस 1773 से फिर 1784 का एक्ट आता है, फिर 1793 का एक्ट आता है, फिर 1813 का चार्टर एक्ट आता है, फिर 1833 का चार्टर एक्ट आता है। तो इन सब कंडीशन में क्या धीरे धीरे क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को डोमिनेट किया जा रहा था और ब्रिटेन के जो ऑफिसर यहाँ पर आ रहे थे, ब्रिटेन की पार्लियामेंट क्या है वहीं बैठकर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कर रही थी। और कैसे करी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर के पहले राइट्स थे वो धीरे धीरे कम किए जा रहे थे। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। इसलिए जो हमारा 9th क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए सिफारिश के स्थान पर ओपन कंपनी, सिफारिश मतलब होता है रिकमेंडेशन, जैसे हम लोग करते हैं कि अरे भाई उसका कर दे, यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा वगैरह वगैरह इस तरह की। तो सिफारिश, उसने कहा सिफारिश नहीं चलेगी। ओपन कॉम्पिटिशन एग्जाम की शुरुआत कब हुई? सीधे सीधा किस चार्टर के माध्यम से पहली बार ओपन कॉम्पिटिशन एग्जाम की शुरुआत हुई थी? ये क्वेश्चन है बस। ठीक है ना, तो ब्रिटिशर्स ने ओपन कंपटीशन एग्जाम की शुरुआत बहुत पहले कर दी थी और पूरे तैयारी में थे कि हम ओपन कंपटीशन कराएंगे उसमें। ठीक है ना, तो आंसर आएगा 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। पहली बार भारत में ओपन कंपटीशन एग्जाम की शुरुआत कब हुई थी? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। इससे पहले भी उन्होंने 1833 में प्रयास किए थे लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहे थे, इसलिए उसका नाम नहीं आता है। अगला जिसमें क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको ऊपर कर लेते हैं। 1857 की क्रांति के बाद महारानी विक्टोरिया की राजकीय घोषणा पत्र किसने पढ़ा था? यानी जब 1857 की क्रांति हो गई थी यहाँ पर तो लगातार क्या है विद्रोह बढ़ते जा रहे थे, लोग चिढ़ रहे थे, है ना, राज रानी को इनको पसंद नहीं किया जा रहा था। तो ऐसी कंडीशन में फाइनली क्या हुआ, ब्रिटेन की महारानी ने लंदन में बैठे बैठे वहाँ से क्या एक अनाउंसमेंट लेटर जारी कर दिया और उस लेटर को भारत में भेजा। उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि जितने भी इंडियंस हैं वो सब मेरी प्रजा हैं। और इनडायरेक्ट उसने ये बोल दिया था कि आने वाले टाइम में मैं ही तुम्हारी महारानी होंगी, भले बोला नहीं। तो जो राजकीय घोषणा यानी ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसका या ऑफिशियल अनाउंसमेंट लेटर था वो किसने पढ़ा था? आंसर आता है लॉर्ड कैनिंग ने। तो क्योंकि 1857 के बाद किसी प्रकार का चार्टर विशेष रूप से नहीं आता, चार्टर ख़त्म हो गए थे और 1857 की क्रांति तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकार थे, राइट्स थे, वो लगभग समाप्त हो चुके थे, ख़त्म हो गए थे। तो फाइनली जब कैनिंग गद्दी बैठा हुआ था तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वाइसराय माना जाता है ब्रिटिश। ठीक है ना, यानी कि कैनिंग एक प्रकार से क्या एज अ वाइसराय के रूप में आ गया था। ठीक है ना, तो वाइसराय नामक पद, यहाँ वाइसराय का मीनिंग क्या होता है? वाइसराय गवर्नर जनरल लगभग एक ही होते हैं, लेकिन वाइसराय गवर्नर जनरल में सिर्फ एक फ़र्क होता है कि जो वाइसराय होता है वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर काम करता है, ये गवर्नर जनरल होता है वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर काम करता है, और जब वाइसराय के रूप में वो काम करेगा तो एज अ रिप्रेजेंटेटिव काम करेगा ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश क्वीन एंड किंग। ठीक है, तो यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग का नाम आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 11 क्वेश्चन आएगा, इसमें थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको क्या दिखाई दे।
किस अधिनियम द्वारा भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था क्या होती है, यानी जो मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट सिस्टम जिसे कहते हैं, किस अधिनियम द्वारा भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी थी? तो इसका जो हमारा आंसर आएगा 1861 का एक्ट आएगा। अब जैसे क्या हो गया, 1857 में क्रांति हो गई, 1858 में ब्रिटिश क्वीन का क्या अनाउंसमेंट लेटर आ गया, तो उन्होंने यहाँ पर हमारे देश में एक प्रकार से क्या है मिनिस्ट्री सिस्टम या फिर आपका मिनिस्टर ऑफ काउंसिल या फिर कैबिनेट सिस्टम को भारत में इंट्रोड्यूस किया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था यानी कैबिनेट सिस्टम की शुरुआत कब हुई थी, फाउंडेशन कब पड़ी थी? 1861 के एक्ट में पड़ी थी। अगला क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। यानी जो कहने मतलब है, जब 1861 में जब 58 में महारानी घोषणा कर रही है कि सभी लोग मेरी प्रजा हैं, उसके बाद 1861 का एक्ट आता है। उसमें क्या करते हैं, वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं। देखो ना, कैबिनेट सिस्टम भारत में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो मतलब कहीं से भी हम लगता नहीं हमारे लिए कैबिनेट सिस्टम बनाएंगे, उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या है, ब्रिटिशर्स जो थे, मतलब ब्रिटेन में जो बैठे हुए लोग थे लंदन में, वो लोग हमारे लिए ऐसे कुछ पॉलिसीज़ बना रहे थे जो हमारे बेनिफिट के लिए थी। तो उन्हें लग रहा था यार लगातार हम इनके लिए अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों ना इनको तोड़ा कैसे जाए, कैसे किया जाएगा। इसी बीच 1885 में क्या हो जाता है, आईएनसी की स्थापना हो जाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, उसके बाद इंडियंस को एक प्रकार का स्टेज मिल जाता है अपनी बात को रखने के लिए। एक प्रकार से ब्रिटिश के लिए वो अच्छा था, लेकिन आईएनसी के लोग लगातार डिमांड करना शुरू कर देते हैं और हमेशा क्या है, धीरे धीरे आईएनसी में संख्या बढ़ती जा रही थी। तो आईएनसी में जो लगातार संख्या बढ़ रही थी, ऐसे में ब्रिटिशर्स परेशान हो रहे थे, यार ऐसे चीज़ें कैसे कर पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी 1892 में शुरुआत करी कि हम लोग डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करेंगे। और डिवाइड एंड रूल का मतलब क्या होता है, हमें हिंदू मुसलमान में बांटना। तो हमें हिंदू मुसलमान तोड़ने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे थे, सोच रहे कैसे किया जाए। और फाइनली हमारे देश में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिस कारण हमारा देश क्या है, ऑटोमेटिकली क्या है, उस तरह से काम करना शुरू कर देता है। तो मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्शन सिस्टम या सेपरेट इलेक्टोरल बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1909 के जो हमारा मॉर्ले मिंटो एक्ट आता है उसमें आई थी। तो 1909 के एक्ट को मॉर्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, 1909 के एक्ट को क्या कहा जाता है? मॉर्ले मिंटो एक्ट। तो जो मॉर्ले था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और मिंटो था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उस समय। अगला क्वेश्चन है, 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? तो आंसर आएगा 6 प्रांतों में सरकार बनाई थी। 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? 6 प्रांतों में। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो भारत 1937 में जो चुनाव हुए थे भारत में, यानी 1935 एक्ट के बाद चुनाव हुए थे, तो उस समय तक भारत में ब्रिटिश ने अपने 11 प्रोविंस यानी राज्य यानी प्रांत की स्थापना कर दी थी। और जब 11 प्रोविंस में चुनाव कराया गया, क्योंकि यहाँ के जो राजा लोग थे उन्होंने बोला हम तो राजा हैं, हम कहाँ मंत्री बनेंगे, इसलिए हमें क्या है, चुनाव में भाग नहीं लेना। तो उन्होंने जो 11 प्रोविंस में जो बड़े बड़े प्रोविंस बनाए थे उन्होंने, उसके अंदर उन्होंने क्या है 11 प्रोविंस बनाए। उन 11 प्रोविंस में से क्या हुआ था, कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा और छः पोर्शन में जो 6 जगहें थी वहाँ से क्या है वो चुनाव जीत गए थे। ठीक है ना, 6 स्थानों से क्या है कांग्रेस ने सरकार बनाई थी उसमें उस समय। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था उसके अनुसार। ये क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो क्रिप्स मिशन जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो शुरू हो गया था, तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ था, हमारे यहाँ पर क्या है, भारतीयों को मनाने के लिए क्या है, यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अलग अलग मिशन भेजे और उनमें से जो पहला मिशन आता है क्रिप्स मिशन है 1942 में आया था। ठीक है, जो फेल हो गया था, किसी प्रकार से पास नहीं हो पाया था क्रिप्स मिशन के बारे में 1942। तो ये भी हमारे प्रकार पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा कहाँ पर अनुमोदित किया गया था? अनुमोदित मतलब होता है अप्रूवल करना, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट हम लोग करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 करेंगे, इसका प्रपोजल कांग्रेस लेके आई थी। उसने इसका अप्रूवल कहाँ दिया कि हाँ हम करेंगे? तो आंसर आता है मुंबई में। मुंबई जगह पड़ती है ग्वालियर टैंक मैदान वाला पोर्शन, वहाँ पर क्या है उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। 16 क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारत स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? यानी जब भारत 1947 में फ्री हुआ था, उसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? आंसर था क्लीमेंट एटली था। ठीक है, क्लीमेंट एटली के अनाउंसमेंट लेटर के बाद ही हम क्या स्वतंत्रता मिली थी, तो क्लीमेंट एटली का नाम आता है, इसका आंसर ये रहेगा। संविधान सभा में निर्मित झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो फ्लैग कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। बहुत पुराना क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आता है। संविधान सभा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसमें जो फ्लैग कमेटी थी उसमें उसके अध्यक्ष कौन थे? आंसर आता है राजेंद्र प्रसाद। कई बुक में पहले किताब में JB कृपलानी आंसर था, लेकिन वो हमेशा रॉन्ग आंसर था।
अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, यानी डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? तो आंसर आता है बलदेव सिंह का नाम आता है। इसमें आपको क्या है, 3 प्रकार के अधिकारी मिलेंगे, कई सारी चीज़ें मिलेंगी आपको इसमें। अगर आप इसे ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आपको क्या है, ये नज़र आएंगे इस तरह से। कहने मतलब है बलदेव सिंह वो व्यक्ति हैं जो जब मुस्लिम लीग भारत के संविधान सभा बनाई गई थी, मुस्लिम लीग भारत में शामिल हो गई थी कुछ टाइम तक के लिए, फिर भारत पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे, उस समय बलदेव सिंह के भारत के डिफेंस मिनिस्टर थे। जब पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, फिर हमारे इंटरिम गवर्नमेंट बनी, उस समय भी सरदार बलदेव सिंह क्या थे, हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है किस वाद में कहा गया था कि उद्देश्य का संविधान का अंग है? आंसर आता है केशवानंद भारती केस में कहा गया था। 1973 का मामला है, बहुत फेमस मामला है, 1973 का मामला है। कौन सा? केशवानंद भारती मामला। इस मामले में कहा गया था कि उद्देश्य का जो है, यानी प्रियम्बल जो हमारा है, यानी जिसे हम उद्देश्य का भी कहते हैं, प्रियम्बल भी कहते हैं और प्रस्तावना भी कहते हैं, वो संविधान का अंग है, वो केशवानंद भारती केस में कहा गया था। अंबेडकर ने संविधान की हृदय आत्मा किसे कहा? जो भीमराव अंबेडकर थे, जो ड्राफ्ट कमेटी के हेड थे, उन्होंने संविधान की हृदय आत्मा किसको कहा था? आंसर आता है आर्टिकल 32 को कहा था। आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी कि जो हमारा भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारा आर्टिकल 40 में, नॉर्मल तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 का चलता है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो हमारे मेंशन किए गए हैं वो 14 से लेके और 30 तक मेंशन है, 31 को हटा दिया गया है। तो उसमें 14 से लेकर 30 तक अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम अपील कहाँ करते हैं, हमारी रेमेडीज़ कहाँ पर होती हैं? आर्टिकल 32 के माध्यम से क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में हम पेटिशन फाइल कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारे मूल अधिकारों का रक्षक होता है, तो उसके लिए क्या है, इसलिए कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें मिले, हम उसके लिए लड़ सकें, कई सारी चीज़ें कर सकें, तो आर्टिकल 32 होता है, इसी तरह से उसको सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है। इसलिए अंबेडकर ने क्या, उसे हृदय आत्मा कहा। उसने कहा अगर हमारा आर्टिकल 32 नहीं होता, यानी अगर हमारे पास अपील करने का अधिकार नहीं होता, तो फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इस तरह से उन्हें क्वेश्चन। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसमें डिसीजन मेकिंग कुछ क्वेश्चन है, और डिसीजन मेकिंग के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा क्या होते हैं, आपको सोचने और समझने वाले होते हैं। आपको क्वेश्चन दिख ही रहा होगा इसमें, तो मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको क्या है इसमें समझ में आ जाए। ये मैंने हिंदी में इसलिए बनाया है कि कई बच्चों को क्या है इंग्लिश में समझ में नहीं आता, तो कुछ हिंदी में रहेगा, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसका मैं विशेष ध्यान रखूँगा, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो इसमें देखते हैं निर्णय के बारे में। डिसीजन मेकिंग में निर्णय निर्माण डिसीजन मेकिंग जिसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन है निर्णय निर्माण क्रिया में निम्नलिखित कौन सी गतिविधि नहीं होती है? तो डिसीजन मेकिंग करते समय हम कौन सी गतिविधि या कौन सा एक प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं डिसीजन मेकिंग में? तो आंसर आता है रिपोर्टिंग, यानी रिपोर्ट तो हम चीज़ हर देखो, इसमें ना बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है यार, मतलब इसको लेकर घुमा के क्वेश्चन पूछता है। आपको कॉमन से दिख ही रहा है कि जब हम किसी चीज़ को आयोजन करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, आप स्टाफिंग करोगे, किसी ने बजट, उसका बजट बनाओगे, क्योंकि जब भी आप कोई गतिविधि कर रहे हो, यानी कोई भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपको सब चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, कौन करेगा? स्टाफ चाहिए, कौन करेगा? पैसा चाहिए, बिना पैसे कुछ नहीं होता है। तो इसलिए अंडरस्टूड है, इसमें रिपोर्टिंग इसका पार्ट नहीं होगा, है ना। डिसीजन क्रिया में या डिसीजन मेकिंग के समय कौन सी गतिविधि नहीं होती है? तो रिपोर्टिंग नहीं होती। रिपोर्ट नहीं करना, रिपोर्ट तो तब करते हैं ना जब आप फंक्शन कर ले रहे हो। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साइमन द्वारा, अब इसमें क्या है, एस साइमन का, हर्बर्ट साइमन का नाम बहुत आता है। इसके बारे में हमेशा पेपर में क्वेश्चन है। डिसीजन मेकिंग को लेके, मैनेजमेंट को लेके, स्टाफिंग को लेके इसने बहुत कुछ कहा है, तो आगे के वीडियो में साइमन का नाम हमेशा रहेगा। ठीक है, एक प्रकार का पिताजी टाइप का आदमी है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। एस साइमन यानी हर्बर्ट साइमन द्वारा प्रस्तुत की गई अवधारणा को फिनोमिना कहते हैं, जिस विधि पर आधारित थी। विधि मतलब लॉ, जिस विधि पर आधारित थी, जिस लॉ पर आधारित थी, विधि पर आधारित थी, वह क्या है? ठीक है ना। तो वह मतलब साइमन द्वारा प्रस्तुत की गई नई अवधारणा जिस विधि पर आधारित थी। साइमन ने अपनी अवधारणा में माना था, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इसमें सीमित तर्कपूर्ण, लिमिटेड होना चाहिए, लेकिन क्या है, लॉजिक होना चाहिए। तर्क क्या होता है? लॉजिक। ठीक है ना। इसमें देखो तर्कपूर्ण, सकारात्मकता, यानी आपको लॉजिक और पॉजिटिव लॉजिक होना चाहिए। संतुष्टिकरण यानी सेटिस्फैक्शनरी होता है। निर्णय निर्धारण यानी डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। तो ये आंसर बिल्कुल नहीं है, आंसर है सीमित और तर्कपूर्ण की बात। तर्कपूर्णता आपका मतलब आप उसमें क्या लॉजिक तो दो, लेकिन कैसा होना होता है, लिमिटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक चीज़ को बताने के लिए 10 चीज़ें बता रहे हो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। साइमन द्वारा प्रस्तुत की गई नई अवधारणा जिस विधि पर आधारित थी वह क्या थी? आंसर आता है सीमित तर्कपूर्णता। क्योंकि साइमन ने अपनी अवधारणा में माना था कि व्यक्ति जो होता है, जो भी ह्यूमन बीइंग होता है,
वो विकल्पों के चुनाव में संतुष्ट रहने या उस विकल्प की तलाश करने का प्रयास करता है। विकल्प समझते हो ना, ऑब्जेक्टिव कुछ ना कुछ रहना चाहिए। जैसे आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो 4 ऑप्शन है आपको, तो व्यक्ति विकल्पों के चुनाव में संतुष्ट रहने या विकल्प की तलाश करने का प्रयास करता है, ठीक है ना। वो जो उसके पास ऑप्शन है उनमें वो चुनाव करने में संतुष्ट रहने की कोशिश करता है या फिर तलाश करता है और ज़्यादा कि मुझे कुछ और विकल्प मिल जाए, ठीक है ना। जो संतोषजनक या पर्याप्त रूप से अच्छा होता है, मतलब ठीक है आपको इस तरह से आप ऑप्शन लिखिए। इसे सीमित क्या कहते हैं, तार्किकता कहते हैं। सीमित तार्किकता क्या होता है कि आपके पास अगर ऑप्शन है लेकिन सेटिस्फैक्ट्री है तो आप क्या है, सीमित तर्कपूर्णता कहलाती है, ठीक है ना। इसमें आपको ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए, यानी मैच द फॉलोइंग के बारे में वो ये कह रहा है कि इसमें से क्या गलत क्या लिखा गया है, ठीक है ना। मैच द फॉलोइंग करना है आपको और बिल्कुल सही आंसर कहना है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वैसे उसमें क्वेश्चन ये बना था कौन सा नहीं है, लेकिन मैंने आपके लिए जो आंसर लिखे हैं वो ये लिखे हैं जिससे क्या है आपको इस एक क्वेश्चन में 3 आंसर मिल जाए, यानी कि ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको, इसमें मैं एक आपको और लिखना था तो मैं बोलता कि बाकी 3 सही हैं लेकिन और ठीक नहीं है। तो साइमन ने क्या किया था, प्रतिबंधित तार्किकता प्रतिमान दिया था, ठीक है ना। प्रतिबंधित तार्किकता प्रतिमान दिया था। ये बिल्कुल प्रतिबंधित मतलब होता है लिमिटेड, तार्किकता जो भी बताया मैंने आपको लॉजिक, प्रतिमान एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार का मतलब इमेज टाइप की दी थी उसने, ठीक है। जो लिंड ब्लूम का नाम आता है उसने वृद्धि कारक प्रतिमान दिया था, यानी कि आपको एक्सेस में क्या है, एक नई नई चीज़ों का क्या है डेवलप करना चाहिए, मॉडल जिसे बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। प्रतिमान मतलब मॉडल होता है। वृद्धि कारक मॉडल किसने दिया था, लिंड ब्लूम ने दिया था। ड्रा ने क्या दिया था, ऑप्टिकल प्रतिमान दिया था। तो आगे के जो आपके एग्जाम है उसमें ऐसे पूछ सकता है कि ऑप्टिकल मॉडलिंग किसने दी थी, आंसर है ड्रा ने दी थी, है ना। वृद्धि कारक प्रतिमान यानी प्रोग्रेसिव मॉडलिंग किसने बताई थी, तो लिंड ब्लूम ने बताई थी। और रेस्ट्रिक्टेड लॉजिकल मॉडल किसने, रेस्ट्रिक्टेड लॉजिकल मॉडल किसने दिया था, आंसर था साइमन ने दिया था, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बनेगा आपका। तो आपको क्या है, एक क्वेश्चन में आपको 3 आंसर मिल गए। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। विचार करो कि ये अब इसमें ABCD इसने देखा 4 चीज़ें, इनको विचार करना। और फिर क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि सही चरण क्या है, यानी सही स्टेप कौन सा है, ये आपका क्वेश्चन है। तो उसने बोला कि विचार करो कि मतलब हम विचार करें इसमें समस्या की पहचान, विकल्पों की खोज, विकल्पों का मूल्यांकन और तुलना। इसमें सबसे पहले स्टेप क्या आना चाहिए आपको ये बताना है। इसमें सही चरण क्या है, सही चरण का मतलब क्या है कि सबसे पहला स्टेप क्या आना चाहिए। तो इसका जो हमारा सीधे से डायरेक्ट आंसर आएगा वो हमारा आएगा इसमें ABDC। ए मतलब क्या होगा इसमें, ए मतलब समस्या को पहचानो, फिर क्या उसके विकल्पों की खोज करो, और डी क्या है, फिर तुलना करो। जितने आप क्यों, जब आपका विकल्प आ जाएंगे 4 ऑप्शन में से आपको क्या है 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन देखना पड़ेगा, नहीं इसका आंसर होगा ही नहीं। फिर विकल्पों का मूल्यांकन करो, यानी एनालाइज करो कि आप बिल्कुल सही देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। तो ठीक है, इसका सही स्टेप क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपके पास पेपर में आएगा, ठीक है। VTWS विवेक द वे ऑफ सक्सेस है ना। आप इसको क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। साइमन के मॉडल के निर्णय क्रिया का सही क्रम क्या है, यानी साइमन का जो मॉडल था अपना, जो अभी दिखाया था मैं, तार्किक और प्रतिमान जो उसने दिया था, सीमित, तार्किक, प्रतिमान, रेस्ट्रिक्टेड और लॉजिकल, और मॉडल जो उसने दिया था उसका सही क्रम क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन है उसमें। तो सही क्रम उसका क्या है, इसमें सबसे पहले वो सर्वे करने की बात करता है, फिर विकल्प की खोज, फिर चयन, ठीक है। तो ये अभी अपने को समझा दिया, इसमें ज़्यादा समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़े, 6वां क्वेश्चन है, सरकार के निर्णय निर्माण के विषय में लेख द साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू किसने लिखा। इसी तरह के एक प्रेस नोट था एक प्रकार से, और एक प्रकार का आप लेटर समझ सकते हो। द साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू ये बुक किसने लिखी है, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो सीधे सीधे में आकर इसमें लिंड ब्रूम का नाम आता है। आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन यही है, क्योंकि आगे पेपर ज़्यादा बड़ा पोस्ट का नहीं है, SO और ASO का है, तो सीधा सीधा उसमें क्या आपको इतना ज़्यादा लिंड ब्रूम का इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा आपको कि इसमें क्या क्या लिखा है उसमें। लेकिन इसने इसी के अंदर जो ये बुक लिखी है द साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू लिखी है, इसी के अंदर उसने क्या किया था, निर्णय निर्माण की वृद्धिशील मॉडल, जो प्रोग्रेसिव मॉडल है उसने दिखाया था इसमें, उसकी वकालत की थी, ठीक है ना। और प्रोग्रेसिव मॉडल के जस्ट अपोजिट क्या माना जाता है, हमारा साइमन का लॉजिकल मॉडल माना जाता है। कई बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोग्रेसिव मॉडल का विपरीत किसे माना जाता है, साइमन का लॉजिकल मॉडल माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आएगा शेकलर हडसन द्वारा निर्णय निर्माण के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। शेकलर हडसन ने कितने बताए थे कि निर्णय निर्माण में क्या कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है, या प्रतिपादित
कार्यों की संख्या कितनी रहती है। उसने कहा था डिसीजन मेकिंग करते समय जो डिसीजन मेकिंग की थ्योरी होती है उस समय में कितने के प्रकार के थ्योरीज का या सिद्धांतों का प्रिंसिपल में प्रतिपादित संख्या बताना कितनी की जाती हैं। तो आंसर आएगा इसमें लगभग 12, ठीक है ना, 12 हमारा आंसर आएगा इसमें, ठीक है ना। सेकलर हडसन द्वारा निर्णय निर्माण सिद्धांत में प्रतिपादित कार्यों की संख्या कितनी है, 12। अब 12 कार्य क्या क्या है वो आगे पेपर में नहीं आएगा, ठीक है, आपको वो सब नहीं पढ़ना है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपको पढ़ाता उसमें, तो उसको आपको क्लासेस करनी पड़ेंगी क्योंकि उसके बिना तो नहीं आएगा। लेकिन आप मोटा मोटा बताता हूँ तो 12 चीज़ें क्या क्या होती है। एक होता है कानूनी समस्याएँ, दूसरा होता है बजट, तीसरा होता है लोक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी, चौथा होता है फैक्ट यानी तथ्य, पांचवा होता है इतिहास यानी हिस्ट्री, और छठवां होता है आंतरिक उत्साह यानी जो आपका इंटीरियर जो आपका क्या है फेयरनेस होता है वो सब चीज़ें, पूर्वानुमानित भविष्य यानी जो फॉरकास्टिंग वगैरह होता है या फिर प्रीकास्टिंग जो आपका फ्यूचर होता है उसके बारे में, एक श्रेष्ठर यानी जो एलिट ग्रुप होता है उसके बारे में, और नौवां होता है दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप, और 10वां होता है स्टाफ, और 11वां होता है कार्यक्रम की प्रकृति यानी नेचर ऑफ वर्क, और 12वां होता है सबऑर्डिनेट, ठीक है ना, यानी अधीनस्थ। तो ये 12 प्रकार के क्या होते हैं इसने बताया था अभी हमें सेकलर हडसन ने, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन कहते हैं दी गार्बेज कैन, ठीक है ना। ये जो मॉडल है ये सरोकार मतलब किसको दिखाता है, गार्बेज में किसको दिखाता है, ये दिखाता है निर्णयन को, ठीक है ना। और इसका जो बारे में जो विकसित किया था यानी गार्बेज क्रेन को डेवलप करने वाला व्यक्ति कौन था, ओस्लन था, ठीक है ना, ओस्लन एंड कोहन। तो ओस्लन एंड कोहन ने क्या है द गार्बेज कैन नामक थ्योरी को डेवलप किया था। इसमें यह बताया गया था कि जो देखो आप जैसे दिख रहे हैं गार्बेज कैन, जैसे आपको दिख रहा है कि इसमें बताया गया, तो जो इस मॉडल के जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें जो हायर लेवल में जो क्या है इनसिक्योरिटी होती है या इनसर्टेनिटी होती है उसके वातावरण में डिसीजन मेकिंग आप कैसे करोगे, ठीक है। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसमें जो हायर पोस्ट पे बैठा हुआ था उसकी उच्च स्तरीय अनिश्चितता होती है, यानी कि अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो सही रहेगा, डिसीजन गड़बड़ रहेगा, उन सब चीज़ों के बारे में वो गार्बेज कैन के बारे में बात करता है, ठीक है ना। हाई लेवल अथॉरिटी के बीच में जो इनसर्टेनिटी होती है उसके बारे में डिसीजन मेकिंग कैसे किया जाए वो इसमें बताया गया था, गार्बेज कैन में बताया गया था। आगे बढ़ते हैं इसमें। साइमन के अनुसार निम्न में से कौन एक प्रशासनिक निर्णय की अवस्था नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी निर्णय की अवस्था नहीं है। साइमन के अनुसार निम्न में से कौन प्रशासनिक निर्णय की अवस्था नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना। तो उसमें बेसिक के बारे में क्या है, लास्ट में जो इसमें लिखा गया अनौपचारिक समूह का प्रभाव का मूल्यांकन। अनौपचारिक एक तो होता है ऑफिशियल, एक होता है अनऑफिशियल। तो जो अनऑफिशियल ग्रुप होता है उनके प्रभाव का मूल्यांकन, ये जो अनऑफिशियल जिसका आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई संबंध है ही नहीं, आप उसके बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, तो उसने कहा अनौपचारिक समूह के प्रभाव का मूल्यांकन, यानी उनको एनालाइज करोगे आपको समस्या होगी। 10वां क्वेश्चन है निर्णयन प्रक्रिया का अर्थपूर्ण विश्लेषण करने के वाले प्रथम प्रशासनिक चिंतक कौन थे। यानी जो निर्णयन प्रक्रिया है इसके बारे में विश्लेषण अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल एनालाइज करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, ये उसने क्वेश्चन पूछा है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें सीधे हम किसका नाम लिखेंगे, इसमें हम देखिए, आप बताओ चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, किसका नाम आएगा इसमें हमारा। तो आंसर आएगा हमारा चेस्टर बर्नार्ड इसका आंसर है। अर्थपूर्ण विश्लेषण करने वाला पहला प्रशासनिक चिंतक कौन था, चेस्टर बर्नार्ड बहुत फेमस है, मैनेजमेंट में बहुत तगड़ा नाम आपको आता है चेस्टर बर्नार्ड का। तो 10वें का हमारा आंसर क्या आएगा, चेस्टर बर्नार्ड आएगा, ठीक है। और 11वां क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद आपके फीडबैक के बेसिस पे मैं क्या है लगभग 30 क्वेश्चन बनाऊंगा और आपको उसमें फीडबैक देना, तब जाके ये सब चीज़ें होंगी। साइमन का प्रशासनिक मानव क्या था, ठीक है ना। प्रशासनिक मानव एडमिनिस्ट्रेटिव मैन के बारे में। अब देखो इसमें ना ये क्वेश्चन बनता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैन की भूमिका या एडमिनिस्ट्रेटिव मैन, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव मैन का जो फिनोमिना था किसने दिया था, आंसर था साइमन ने, ठीक है ना। ये भी आपका क्वेश्चन है कितने, तो आपको 11 क्वेश्चन भले कराए लेकिन लगभग आपको मैंने के 20 क्वेश्चन मेन करा दिए इसमें। तो उसने कहा साइमन का प्रशासनिक मानव क्या था, ठीक ठाक ढंग मात्र समाधान से संतुष्ट। वो कह रहा था ठीक है चलना चाहिए और समाधान से संतुष्ट, जो भी आपको सॉल्यूशन बताओ उसे संतुष्ट होता है वो। ये कहा उसने जिस दुनिया में वह है वह वास्तविक दुनिया का सरल रूप है। वो ये विश्वास करता है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव मैन ये विश्वास करता है कि जो उसको जॉब मिली है, जो उसको काम मिला है, वो क्या है
रियल दुनिया का सरल रूप है। उसने कहा यही लाइफ होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। और तीसरा वो कहता है संभावित विकल्पों की जांच के बाद ही पसंद जाहिर करता है। वो देखता है कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ, अब मुझे इसके बाद जो ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है, उन ऑप्शन को क्या एनालाइज करता है, मूल्यांकन करता है, उसके बाद बोलता है कि नहीं इनमें से ये ऑप्शन सही, अपनी पसंद जाहिर करता है, ठीक है। उसके बाद तो ये कहता है कि साइमन का जो प्रशासनिक मानव एडमिनिस्ट्रेटिव मैन है उसमें क्या ये तीनों चीज़ें आती हैं या केवल दो आती हैं या क्या इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो इसमें जो हमारा जो सीधा सीधा आंसर आएगा वो हमारा आंसर आएगा बी, यानी ओनली 1 और 2, यानी ठीक ठाक ढंग मात्र समाधान से संतुष्ट, जिस दुनिया में वह है वास्तविक दुनिया का सरल स्वरूप वो स्वीकार करता है। विकल्पों की जांच का मूल्यांकन करने वाला एडमिनिस्ट्रेटिव मैन की बात वो नहीं करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। वो ये कहता है मतलब जो हमारे पास अथॉरिटी होती है, जो हमारा ऑफिसर होता है या फिर हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैन होता है, वो अपनी पसंद जाहिर नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है नेता जो बोलेगा ऑफिसर को वो करना पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए इस तक इसमें बात कही जाती है। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और जो मैंने आपको समझाया या जो क्वेश्चन आपको लगा गड़बड़ है जो भी है, आप उसमें कमेंट कर सकते हो। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि मैं थोड़ा और मोटिवेट हो जाऊँगा कि भाई आप लोग देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, तो मैं उसमें और मेहनत कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी सारे जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।